हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड की वजह से कंट्री में कई सारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट देखने को मिला है और उसमें से अगर हम मेजर इम्पैक्ट देखें तो ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री पे देखने को मिला है। बट जैसे जैसे कंट्री में वैक्सीनेशन इंप्रूव होता जा रहा है, हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम ईज़ माई ट्रिप, जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, उसके ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है या फिर नहीं। स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑपरेटिंग हिस्ट्री, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वैल्यूएशंस और लास्ट में लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री देख लेते हैं। स्टार्टेड इन 2008 बाय पिट्टी ब्रदर्स एज अ बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल। कंपनी के 10.32 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। और उसी के साथ साथ अगर हम ईज़ माई ट्रिप का ट्रैवल एजेंट नेटवर्क देखें तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। 60,000 ट्रैवल एजेंट्स है अक्रॉस इंडिया। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है 2008 से अगर हम अभी तक देखें तो हम बोल सकते हैं 11 साल से भी ज़्यादा कंपनी को ट्रैवल इंडस्ट्री में बिजनेस करते हुए हो गया है। कंपनी के फाउंडर्स आप देख सकते हो, निशांत पिट्टी जो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, रिकांत एंड प्रशांत पिट्टी कंपनी के डायरेक्टर्स है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बतानी है कि इजी ट्रिप प्लानर्स कंपनी का नाम है और ईज माई ट्रिप कंपनी की ब्रांड है। नेक्स्ट एक बार कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देख लेते हैं। कंपनी एयरलाइन टिकट्स के रिलेटेड भी सर्विस प्रोवाइड करती है, होटल एंड हॉलीडे पैकेजेस और उसी के साथ साथ अदर ट्रैवल सर्विसेज जैसे कि रेल टिकट्स, बस टिकट, टैक्सी रेंटल्स, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड वीज़ा प्रोसेसिंग। बेसिकली हम बोल सकते हैं कंपनी का 3 सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। अगर हम मेजर रेवेन्यू की बात करें तो एयरलाइन टिकट से कंपनी का ऑलमोस्ट 90% के आसपास रेवेन्यू आता है और हॉलीडे पैकेजेस और अदर ट्रैवल सर्विसेज से रिमेनिंग 10%। डेफिनेटली एक चीज़ हम बोल सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने कंपनी के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 20 के, और कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं, क्या रेवेन्यू में ग्रोथ है, सेगमेंट रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो डेफिनेटली आप रिजल्ट्स वाला हमारा वीडियो आप चेक कर सकते हो। लिंक ऊपर आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेते हैं, यानी कि कहाँ से कंपनी का बिजनेस आ रहा है। आप देख सकते हो 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कंपनी का बिजनेस आता है, B2C, B2B2C और तीसरा है B2E। सबसे पहला अगर हम देखें B2C यानी कि जो रिटेल कस्टमर्स के थ्रू कंपनी का बिजनेस आ रहा है वो, आप देख सकते हो कि 2.49 मिलियन का वेबसाइट्स के थ्रू कंपनी का बिजनेस आ रहा था और मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू 1.95। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी देख सकते हो, अगर हम कंपनी की ग्रॉस बुकिंग वैल्यू का मेजर अमाउंट देखें तो B2C से आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास हम बोल सकते हैं। और रिमेनिंग जो 10% है वो B2B2C यानी कि जो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू है, और B2E यानी कि कॉरपोरेट के थ्रू कितना बिजनेस आ रहा है। क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि कंपनी की जो वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू सबसे ज़्यादा बिजनेस आता हुआ दिख रहा है। अब एक बार कंपनी का 5 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं ताकि हमें ओवरऑल आइडिया आ जाए कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस नंबर वाइज कैसा है। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है और फाइनेंशियल ईयर 21 में हम सबको पता है कि कोविड की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसी के साथ साथ कंपनी का ईबीटा देखें तो कंटिन्यूसली पिछले 4 साल में इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यूसली कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है और एडजस्टेड टोटल इनकम उसमें भी कंटिन्यूसली कंपनी ने परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। और ईबीटा मार्जिन अगर हम देखें तो वो भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, 10.8%, 29.7, 27.6 और 58.1%। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो वो भी 5.8% से इंक्रीज़ होकर 40.5% हो गया है। डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि पिछले 4-5 साल का अगर हम परफॉर्मेंस का आइडिया देखें तो कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, इतना हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप कंपनी का नंबर वाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 18 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था और फाइनेंशियल ईयर 21 में 61 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखेगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 18 में आपको ईबीटा भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है अगर 18 और 19 में हम कंपैरिजन करें तो। उसका रीज़न ये है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। वो चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 6 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 29 करोड़। कहने का मतलब ये है कि जो भी डेटा आप देख रहे हो आप उसे एग्जैक्ट मत पकड़ लेना कि भाई कंपनी ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो आने वाले टाइम में कितना सस्टेन रहेगा वो देखना बहुत ज़रूरी है और कंपनी कितनी कंसिस्टेंसी से ऐसा परफॉर्मेंस देगी हर साल वो देखना है।
सो ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें परफॉर्मेंस का, तो हम ये बोल सकते हैं पिछले 4 साल में कंपनी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। हमें ये नहीं जज करना है कि भाई कंपनी ने 6 करोड़ से प्रॉफिट 61 करोड़ कर दिया और कंपनी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। कितने साल तक ये प्रॉफिट सस्टेन रहता है, सो वो सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कंपनी के रेशियोज़ देख लेते हैं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हो कि 13 करोड़ था, फिर 70 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 73 करोड़। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ कैश एंड बैंक बैलेंस देखें तो वो कंटिन्यूसली कंपनी का पिछले 4 साल में अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। 9 करोड़ से इंक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट 242 करोड़ हो गया है। सो बहुत ही हेल्दी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 27.4%, 65, 45 और 48%। सो ROCE बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 15%, 43, 32 और 37.5%। तो सो वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एक बार कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखें तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हम बोल सकते हैं 6 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 17 करोड़ हो गई है। सो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से बिजनेस इस पर इम्पैक्ट हुआ है, तो थोड़ा बहुत बोरोइंग्स इसलिए भी ज़रूरत होती है ताकि वो बिज़नेस को वापस से रिवाइव कर सकें। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो 13 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 42 करोड़ हो गया। और बैंक बैलेंस 117 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 185 करोड़ हो गया है। सो ओवरऑल हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सो जैसा कि अभी हमने देखा कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, उसी के साथ साथ कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और मैनेजमेंट को भी 10-11 साल का इस बिज़नेस में एक्सपीरियंस है। अब एक बार देख लेते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, तो जो भी इस इंडस्ट्री में कंपनीज़ है उनके लिए भी अच्छी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे आप टोटल ट्रैवल मार्केट आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 20 में $46 बिलियन का देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 25 में वो इंक्रीज़ होकर $66 बिलियन का हो जाएगा। और इंडिविजुअली अगर हम देखें तो एयर का बिजनेस 15 बिलियन से इंक्रीज़ होकर 25 बिलियन का हो जाएगा और होटल का 10 बिलियन से इंक्रीज़ होकर 16 बिलियन। और उसी के साथ साथ बस, ट्रेन और अदर सर्विसेज देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट की बात करें तो $16 बिलियन का टोटल देखने को मिल रहा है और जो इंक्रीज़ होकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 31 बिलियन हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। और अगर हम इंडिविजुअली डेटा देखें तो एयर का 7 बिलियन से 15 बिलियन और होटल का 2 बिलियन से 6 बिलियन। यानी सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो कि ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट ओवरऑल भी बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है और उसी के साथ साथ होटल और एयर का जो बिज़नेस है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है। सो ये दोनों की वजह से आने वाले टाइम में हम बोल सकते हैं कि ईज़ माई ट्रिप को भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। और उसी के साथ साथ अगर हम दूसरे फैक्टर्स देखें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटलाइजेशन, सो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑनलाइन बुकिंग का स्कोप और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और ओवरऑल जितनी भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट एक बार कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। लीन कॉस्ट मॉडल, नो कन्वीनियंस फी चार्ज। सो ये दोनों पॉइंट मैं आगे आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसके बाद है थर्ड, प्रॉफिटेबल सिंस इंसेप्शन। सो अगर इस कंपनी का मेजर प्लस पॉइंट अगर हम देखें अब तक तो 2008 से अगर हम अभी तक देखें तो ये कंपनी स्टार्ट से प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। और उसी के सामने अगर हम दूसरी कंपनी देखें, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ये सब कंपनीज़ को अराउंड 10 से 12 साल हो गए और अभी तक कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ नॉट टेकन एनी इक्विटी सिंस इनकॉर्पोरेशन। सो ये कंपनी जब से एस्टैब्लिश्ड हुई है इन्होंने कोई भी इक्विटी फंडिंग नहीं रेस करी है, यानी कि ये जितना भी पैसा इन कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो अपने खुद के प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में, और जो भी थोड़ा बहुत कंपनी लोन लेती है उसके थ्रू अपने बिज़नेस को पूरा एक्सपांड किया है। सो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। और तीसरा है एक्सपीरियंस टीम। हम एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते 10-11 साल, बट हम डिसेंट एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि भाई कंपनी को ओवरऑल इंडस्ट्री का एक अच्छे से आइडिया है। और क्यों इसको मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस को अच्छा कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी कंपनी है पूरे सेक्टर में जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से आइडिया है कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए या फिर कैसे एक ट्रैवल इंडस्ट्री का बिज़नेस बहुत अच्छे से रन करना है। सो वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और लास्ट है लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल। सो आप सब जानते हो कि जैसा कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है तो मेजर बिजनेस वेबसाइट के थ्रू होता है। सो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी को बहुत करोड़ों रुपए का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और बहुत बड़ा लेबर लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसलिए हम एक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि भाई लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। बट उसी के साथ साथ नेगेटिव देखें तो इस बिज़नेस में कोई भी एंट्री ले सकता है। अगर कंपनी ये चीज़ कर सकती है कि भाई एक वेबसाइट खोल के एक अच्छे से ट्रैवल एजेंसी चला सकती है,
तो दूसरी कंपनीज भी ये सेम चीज़ कर सकती है। सो हम बोल सकते हैं कि भाई एंट्री बैरियर इसमें बहुत ही ईजीली है। नेक्स्ट वीकनेस देख लेते हैं कंपनी की। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू पोर्टफोलियो। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का मेजर बिजनेस एयरलाइन से आता है ऑलमोस्ट 90%। सो आने वाले टाइम में जैसे कि हम सबको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है एयरलाइन इंडस्ट्री में, सो कंपनी का बिजनेस पे उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो ये एक बहुत ही बड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। आप खुद ही देख सकते हो, मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप, त्रिवागो, सो ऐसी कई सारी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो ऐसा कोई मोनोपोली वाला बिजनेस नहीं है, वो एक मेजर वीकनेस देखने को मिल रही है। थर्ड है कस्टमर लॉयल्टी। सो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे आप ट्रैवल टिकट बुक्स करते हो, मान लो आपने कोई फ़्लाइट की टिकट बुक करी, कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मेरे को तो मेक माई ट्रिप अच्छी टिकट बुक करके देता है, मैं उस पर चला जाऊँ। लेकिन आप हमेशा ये सोचोगे कि भाई अगर मुझे मेक माई ट्रिप 100 रुपये कम दे रहा है तो मैं मेक माई ट्रिप पे जाऊँगा, और अगर मुझे त्रिवागो और भी ज़्यादा 400-500 रुपये सस्ता दे रहा है तो मैं उस पर जाऊँगा। सो कहने का मतलब है जो आपको जितना सस्ता देगा ना, आप उस वेबसाइट पर जाओगे। सो एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है, क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, भले कंपनी की वेबसाइट थोड़ी यूज़र फ्रेंडली है, अच्छी यूज़ करने को है, बट फिर भी आप वहीं जाओगे जहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। और लास्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी एक्सपेंसेस। सो कई बार क्या होता है कि जो ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं होते हैं। सो अगर ये एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे अपनी वेबसाइट को एक एज अ ब्रांड बनाने में, तो जैसे जैसे इनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस थोड़े भी इंक्रीज़ होंगे ना, उसके सामने इनका प्रॉफिट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और यहाँ पे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए होता है। सो होगा क्या कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी मार्केटिंग और सेल्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, और अगर खर्चा नहीं करेगी तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा भाई ईज़ माई ट्रिप करके कोई ब्रांड है, हमें उधर से टिकट बुक करना चाहिए। सो ये दोनों तरफ है। सो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि लीन कॉस्ट मॉडल को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डेटा दिया है ये परसेंटेज ऑफ ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें, यानी कि जो भी कंपनी डिस्काउंट देती है और उसके सामने इंडस्ट्री क्या डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू का 2.6% इंडस्ट्री डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, और ईज़ माई ट्रिप 2.8%। सो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये फिनेंशियल ईयर 21 का है, और पिछले 4 साल का भी अगर हम डेटा देखें तो एवरेज हम बोल सकते हैं 2.5% के आसपास कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कॉस्ट। आप देख सकते हो कि टोटल ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू का एम्प्लॉय कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए 6.5% है और ईज़ माई ट्रिप के लिए सिर्फ 1% है। सो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी क्यों इतनी प्रॉफिटेबल है। और अगर हम पिछले 4 साल का भी डेटा देखे चले तो ऑलमोस्ट एवरेज 1% के आसपास ही सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन पे कंपनी कितना खर्चा करती है। सो आप देख सकते हो कि 1.4% ऑफ ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है वो खर्चा करती है, और ईज़ माई ट्रिप सिर्फ 0.7, यानी कि ऑलमोस्ट 50% कम खर्चा करती है। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। और फाइनली अगर हम अदर एक्सपेंसेस देखें तो इंडस्ट्री का है 3.1% के खर्चे हैं, और जो ईज़ माई ट्रिप का है 1.3%, यानी कि 58% खर्चे कम करती है। और पिछले 4 साल का अगर हम एवरेज देखें तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 1.8% के आसपास है, और धीरे धीरे खर्चे डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। सो ये ओवरऑल ये एक बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है ईज़ माई ट्रिप की, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ये एक ही ऐसी कंपनी है पूरे सेक्टर में जो प्रॉफिटेबल है। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक ही ऐसी कंपनी है जो अभी लिस्टिंग में देखने को मिल रही है। सो क्लियरली यहाँ पे कंपनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद है नो कन्वीनियंस फी स्ट्रेटेजी। सो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के लिए। सो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप कोई दूसरी ट्रैवल वेबसाइट पे जाते हो ईज़ माई ट्रिप के अलावा, तो समझो आपने टिकट बुक किया और आपका अमाउंट हुआ 4000, उसके बाद आपको डिस्काउंट मिला 200 का, और आपका फाइनल वैल्यू हो गया 4100 रुपीज़ का। सो इसमें आप देख सकते हो दूसरी वेबसाइट ने अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करी है। सो उसकी वजह से आपका जो फाइनल टिकट का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है। और अगर हम ईज़ माई ट्रिप की बात करें, अगर आप ईज़ माई ट्रिप से जाके बुकिंग करते हो तो आपका 4000 का टिकट बुक हुआ, कोई भी कन्वीनियंस फ़ी कंपनी ने चार्ज नहीं करी, और फाइनल आपने फ़्लाइट की टिकट जो बुक करी वो 4000 की हुई। सो क्लियरली कस्टमर को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। सो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है कंपनी की, क्योंकि दूसरी जो भी कंपनी है वो जनरली कन्वीनियंस फ़ी बहुत ही ज़्यादा चार्ज करती है। सो जैसा कि अभी हमने देखा था कि कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 2008 में कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और अभी तक अगर हम देखें तो 480 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, और उसके सामने मेक माई ट्रिप और यात्रा के आप देख सकते हो 4000 और 2000। सो क्लियरली इनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं।
और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ देखें तो कस्टमर बेस आप देख सकते हो, ईज़ माई ट्रिप का 9.65 मिलियन है और मेक माई ट्रिप का 46 मिलियन है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा है, और यात्रा का है 11.1 मिलियन। सो यहाँ पे कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि अगर हम ईज़ माई ट्रिप और यात्रा को कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख सकते हो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, और यात्रा को और भी ज़्यादा इस बिज़नेस में टाइम हो चुका है बट फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है अब तक, और ईज़ माई ट्रिप उसके सामने प्रॉफिटेबल है। और दूसरी चीज़, मेक माई ट्रिप का भले यूज़र बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 5 टाइम्स ज़्यादा है, बट उसके बाद भी कंपनी लॉस मेकिंग है। सो ये सारी चीज़ों से अगर हम जोड़ जाड़ के देखें तो क्लियरली बोल सकते हैं ईज़ माई ट्रिप बहुत ही वेल मैनेज कंपनी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एक बार कंपनी का मार्केट शेयर देख लेते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी में कैसा है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सिर्फ 4.6% के आसपास कंपनी के पास मार्केट शेयर है, और बाकी जितना भी मार्केट शेयर है दूसरी सारी कंपनी जैसे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा और उन सब के पास है। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कंपनी के पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। सो इसका नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है दूसरी कंपनी से। और दूसरा अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पोटेंशियल बहुत है कंपनी के पास अभी भी पूरा मार्केट कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट एक बार कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% देखने को मिल रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की 4% और DII की देखें तो 11% और पब्लिक की अराउंड 10% के आसपास। सो अभी तक हमने कंपनी का सारा परफॉर्मेंस देख लिया, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। अब एक बार कंपनी की वैल्यूएशंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी का 3 साल का एवरेज पी रेशियो देखें तो 36 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स ₹1 की अर्निंग्स के लिए एवरेज 36 टाइम्स पे करने को रेडी है। और अगर हम लेटेस्ट पी रेशियो देखें तो अराउंड 78 का देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि कंपनी की जो वैल्यूएशन से पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो बहुत ही एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट डबल। और उसी के साथ साथ इंडस्ट्री का देखें तो 45 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो दोनों हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है। बट अगर हम अब दूसरा पर्सपेक्टिव लेके चलें तो जैसा कि हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट में अगर हम अभी देखें तो सिर्फ ईज़ माई ट्रिप ही एक ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड देखने को मिल रही है, और उसके जो दूसरे पीयर्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉक्स एंड किंग जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और दूसरी जो भी ट्रैवल कंपनी है सारी ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग है, और जो स्टॉक मार्केट में नहीं है वो भी लॉस मेकिंग है। सो वो सारे रीज़न की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो डेफिनेटली एक चीज़ बोल सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हमें इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो वैल्यूएशंस को लेके मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आपको लगता है कि भाई आपको इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इतने हायर लेवल पे कंपनी भी चल रही है और उसी के साथ साथ मार्केट भी पूरा हायर लेवल पे है, और ये है स्मॉल कैप कंपनी। सो अगर आप ये करते हो कि भाई आपने आज 50,000 रुपये लिए और इस कंपनी में डाल दिए कि भाई चलो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है और आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखाएगी, तो आप बहुत ज़बरदस्त फंस सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो गिरावट भी इतनी ही तेज़ी से होएगी। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 19 मार्च से अगर हम अभी तक का डेटा देखें तो 4 महीने में ऑलमोस्ट कंपनी ने 120% के रिटर्न्स दिए हैं। सो ये जितनी तेज़ी से भागती है कंपनी, ये सब उतनी तेज़ी से नीचे भी आती है। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत हुई आने वाले टाइम में तो स्टॉक में करेक्शन बहुत ज़्यादा आ सकता है। सो इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा आप सेफ़ होकर अपना इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 रुपये की है तो आप इसमें अभी 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो, और जैसे जैसे स्टॉक में करेक्शन आता है आप बाय एंड डिप्स करके अपनी एवरेज प्राइस को आप नीचे कर सकते हो। और अगर आपने इसमें IPO के टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई आपका पैसा 4 महीने में डबल हो गया है तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि बैंक FD में 12.5 साल लगता है। सो कोई बुरा नहीं है कि अगर आप प्रॉफिट भी बुक करते हो तो। सो पॉइंट ये है कि अगर आप होल्ड भी करते हो तो इसको 7, 8, 10 साल तक होल्ड करके चलो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक 250 पे आ जाएगा तो आप वापस से बोलोगे कि भाई कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सो अगर आपको होल्ड भी करना है तो आप लंबा टाइम पीरियड लेके चलो कि भाई 5 साल 7 साल, उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस देखो कैसा है, सब कुछ ट्रैक करके चलो और उसके बाद अपना डिसीजन लो। कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना है स्टॉक गिर गया जाके बेच दिया, स्टॉक बढ़ गया जाके खरीद लिया। सो अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। सो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको रिस्क कम करना है। उसका फर्स्ट तरीका ये है कि भाई कंपनी को जितना नॉलेज आप कंपनी के बारे में ले सकते हो वो आपको लेना है, और जब इन्वेस्टमेंट करते हो वो तो कौन सी प्राइस पे कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्लू चिप कंपनी है चलो जाके खरीद लिया, कोई गारंटी नहीं है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है और कल को अगर किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो आप फंस सकते हो। हमेशा आपको रिस्क कम करना है, आप रिटर्न्स मत देखो, जहाँ तक स्टॉक को जाना है वो आप छोड़ दो। आपको कंपनी में भरोसा है ना तो आप उस कंपनी को होल्ड करके चलो, और डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे।
सो ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट था। मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी मेरा ऐसा ही है। सो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें अलग अलग तरीके से सिखा सकूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का एनालिसिस पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लगे। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोज़ को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। और उसी के साथ साथ अगर आपको इस माई ट्रिप पे और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।